नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण रहा होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी शूद्र वाली जंग की। इस पर अब तक सरकार के मंत्री बोल रहे थे, लेकिन अब सीएम योगी ने भी अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बात करेंगे स्वामी की गांधीगिरी की, क्योंकि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दिया है, माहौल गरमाया हुआ है। स्वामी ट्वीट के जरिए उन लोगों पर हमला बोल रहे हैं जो उन पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन आज स्वामी ने जो ट्वीट किया है उस पर सूबे का पारा चढ़ गया है। साथ ही बात करेंगे एमएलसी चुनाव की, उस जंग की जिसके नतीजों पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी है, लेकिन भाजपा ने फिर साबित कर दिया है कि यूपी में उसका जलवा कायम है। साथ ही दिखाएंगे आगरा का वो इलाका जोशीमठ की राह पर चल निकला है। वहीं बात करेंगे बागेश्वर धाम वाले बाबा की, हिंदू राष्ट्र वाली हिंकार की। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात शूद्र वाली जंग 24 का मंच और अखिलेश पर योगी का तंज, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो शूद्र वाली लाइन ली थी उस पर अब सीएम योगी ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम योगी ने इसे विकास से ध्यान भटकाने वाली चाल बताया है। ये पहली बार है जब सीएम योगी ने अखिलेश के शूद्र वाले बयान पर कुछ बोला है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा ने 2024 का एजेंडा साफ कर दिया है, क्योंकि सब कुछ पूरी रणनीति से हो रहा है, जिसमें एक पक्ष लगातार ट्वीट और बयानबाजी कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे पार्टी का मुद्दा न बताकर व्यक्तिगत बयान बताता रहा है। मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। शूद्र वाली जंग 24 का मंच, अखिलेश पर योगी का तंज। जातीय गोलबंदी में जुटी सपा, क्या बदलेगी यूपी की हवा? राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। जो सामाजिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, ये उन लोगों के से सवाल और जवाब है। 85 वर्सेस 15 की लड़ाई, लखनऊ से दिल्ली तक सियासत हाई। रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश जिससे इस देश की महिलाओं को और शूद्र समाज को प्रताड़ित करने का पक्षधर है और बात करता है। बीते 15 दिनों से रामचरितमानस पर उठा विवाद यूपी से दिल्ली तक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की, फिर अखिलेश यादव ने खुद को शूद्र बताते हुए 85 बनाम 15 की जंग छेड़ दी, और रही सही कसर सपा के दफ्तर के बाहर लगे शूद्र वाले पोस्टर ने पूरी कर दी। इस शूद्र संग्राम को लेकर सपा और भाजपा में जंग छिड़ गई है, क्योंकि अब तक इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को सिर्फ सरकार के मंत्री घेर रहे थे, लेकिन अब सीएम योगी ने भी सपा के शूद्र वाले एजेंडे के खिलाफ ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि जिनकी पहचान का संकट है वो लोग अब रामचरितमानस के मुद्दे को उठा रहे हैं। ये मुद्दा इस समय इसलिए उठाया जा रहा कि वो लोग सरकार के किए विकास से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि यूपी में इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा, और ठीक उसी समय ये मुद्दा उठाना उनकी मंशा को साफ जाहिर करता है। अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव को उनके जवाब की जरूरत होगी तो वो देंगे। सीएम योगी ने ये बात एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कही, लेकिन ये पहली बार है कि सीएम योगी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब इसी को लेकर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि अब तक सिर्फ अखिलेश यादव हमला बोल रहे थे, लेकिन सीएम योगी ने सियासी संकट की बात कहते हुए सपा पर न सिर्फ पलटवार किया, बल्कि सपा के एजेंडे पर ही सवाल खड़े कर दिए। हालांकि सीएम योगी की प्रतिक्रिया आने के बाद अब समाजवादी पार्टी पलटवार के मोड में आ गई है, जो कह रही कि ये पार्टी का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक लोगों से जुड़ा मुद्दा है। विपक्ष कोई ऐसा मुद्दा नहीं ला रहा। समाजवादी पार्टी स्पष्ट कर चुकी कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। जो सामाजिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, ये उन लोगों के से सवाल और जवाब हैं। इसे समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी लेवल से नहीं किया है। मुख्यमंत्री विकास के बातों पर ही जवाब नहीं दे पाते, इसलिए वो खुद तो नहीं बोलते, लेकिन उनके आगे पीछे के लोग बोलते रहते हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया और उसके बाद अखिलेश यादव के बयान के बाद शूद्र पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है, ऐसे में अब इस विवाद पर पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं
उनकी पहचान का संकट है और वो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार ने जो काम किए हैं उनके काम से कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी है और वो चाहते हैं कि विकास के मुद्दे से, विकास के एजेंडे से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। इसीलिए इस तरीके का जो मुद्दा है, जो विवादित बयान है, वो दिया जा रहा है। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा जहां मिशन 80 पर काम कर रही है, तो वहीं सपा इस कोशिश में है कि उसकी सीटों की संख्या 3 से आगे बढ़े और इसीलिए वो 85 बनाम 15 के एजेंडे को हवा देने में जुट गई है। हालांकि अपने इस मिशन को वो एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ा रही, जिसमें एक पक्ष लगातार ट्वीट और बयानबाजी कर रहा, तो वहीं एक दूसरा पक्ष इसे पार्टी का मुद्दा न बताकर व्यक्तिगत बयान बता रहा, जिससे साफ तौर पर मैसेज ये न जाए कि समाजवादी पार्टी रामचरितमानस का विरोध कर रही, क्योंकि भाजपा हमेशा से ही समाजवादी पार्टी को राम के विरोध करने के नाम पर घेरती रही है। लेकिन सीएम योगी ने विकास से ध्यान भटकाने की बात कहकर सपा के इस मुद्दे को नई लाइन दे दी है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। और अब बात स्वामी की गांधीगिरी धमकी भरी। मानस पर महाभारत छिड़ी, क्योंकि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दिया है, उन पर चौतरफा हमला हो रहा है। कभी भाजपा के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं, तो कभी राजू दास और जगत गुरु परमहंस जैसे संत उन्हें धमकी दे रहे हैं। लेकिन अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर स्वामी ने ऐसा हमला बोला है कि राजनीति गर्मा गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्वामी वाला ये एपिसोड आखिर खत्म कब होगा, क्योंकि जब भी लगता है कोई न कोई घी डाल देता है। स्वामी की गांधीगिरी धमकी भरी, मानस पर महाभारत छिड़ी। होने वाले से अपमान का दर्द अगर आप पूछेंगे, उसकी पीड़ा इतनी दर्दनाक होती है। गांधी जी को इंडियन सा डाक कह करके जिस तरीके से अपमानित किया था, दिल में दर्द हुआ था, वो केवल गांधी जी ही जानते हैं। स्वामी ने बोला हमला, धर्म की आड़ में बदला। गाली देना ही अपना धर्म समझते हैं और समाजवादी पार्टी में जितनी चर्चा शिवपाल यादव को मिले सम्मान की नहीं हो रही, उससे ज्यादा चर्चा इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके दिए बयान की हो रही। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र कर सूबे की राजनीति को गर्म कर दिया। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि इंडियंस आर डॉग कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान और बदसलूकी ट्रेन में जो गांधी जी से किया था, वो दर्द गांधी जी ने ही समझा था। उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं और शूद्र समाज की जाती है, उसका दर्द भी महिलाएं और शूद्र समाज ही समझता है। गाली देना ही अपना धर्म समझते हैं और उसी में अपना शान समझते हैं। अपमानित होने वाले से अपमान का दर्द अगर आप पूछेंगे, उसकी पीड़ा इतनी दर्दनाक होती है। गांधी जी को इंडियन सा डाक कह करके जिस तरीके से अपमानित किया था, दिल में दर्द हुआ था, वो केवल गांधी जी ही जानते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब स्वामी के ट्वीट से राजनीति गर्मा गई है। वो लगातार ट्वीट के जरिए न सिर्फ हमला बोल रहे, बल्कि दलित और पिछड़ों के अपमान को लेकर एक तबके को घेर रहे। इसको रामचरितमानस से जोड़ लेते हैं, धर्म से जोड़ लेते हैं, अपने आराध्य देव से जोड़ लेते हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं। तो मुट्ठी भर लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये बात में समझ में नहीं आती। ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहता है, अधम कहता है, महिलाओं को नीच में भी नीच, अति नीच बताता है। रामचरितमानस के खिलाफ है, क्योंकि रामचरितमानस की कौन सी चौपाई के खिलाफ है? उसी चौपाई को जो कहते हैं ढोल गंवार सूद पसनारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जिस तरीके से विवादित बयान दिया, उसके बाद से ही लगातार धार्मिक संगठन स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार अपने बयान पर कायम है और वो हर दिन ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं उसे लेकर अपनी बात, अपना सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने आज फिर एक ट्वीट किया और ट्वीट में शूद्र समाज को होने वाली पीड़ा का जिक्र किया। इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरीके से अंग्रेज इंडियंस आर डॉग्स कहते थे,
उसी तरीके से महात्मा गांधी को जब ट्रेन से उतारा गया तो जो दर्द जो पीड़ा उन्हें हुई, शायद उसी तरीके की पीड़ा आज शूद्र समाज और महिलाओं को भी हो रही है। दरअसल जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है, तब से कुछ साधु संतों ने स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसमें अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से लेकर तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस तक शामिल हैं, जो स्वामी को जान से मारने की धमकी और गर्दन काटने पर इनाम देने की बात तक कह चुके हैं। हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। अब इन्हीं साधु संतों के खिलाफ स्वामी ने ट्वीट कर न सिर्फ हमला बोला, बल्कि यह भी कह दिया कि उन्होंने रामचरितमानस का विरोध नहीं किया, बल्कि उनकी चंद चौपाई का विरोध किया है। आज हमने किसी भी आराध्य धर्म ग्रंथ और धर्म के खिलाफ बात नहीं की। कुछ बिंदुओं पर चूंकि ये अपमानजनक टिप्पणी है, गाली है, इसलिए इसको संशोधित किया जाए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का एपिसोड कहीं से भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो कभी ट्वीट से तो कभी बयान से हमला कर रहे, तो दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पहले दिन से ही मोर्चा खोले हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर जो रार शुरू हुई है, जो विरोध शुरू हुई है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसे में आज भी आगरा में जो हिंदूवादी संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है। अब सवाल इस बात का है कि मानस पर छिड़ी ये महाभारत आखिर कहां जाकर खत्म होगी, क्योंकि जब जब लगता है कि ये बात खत्म हो गई, तब तब कोई आकर इसमें घी डाल देता है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। और अब्बास परिषद में बजा भगवा ब्रिगेड का डंका, 24 से पहले लहराया झंडा, क्योंकि शिक्षक स्नातक कोटे की 5 एमएलसी सीटों पर भाजपा ने न सिर्फ जीत का झंडा लहरा दिया, बल्कि 2024 की जंग से पहले साफ कर दिया है कि यूपी में टक्कर देना अब किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि सपा की कोशिश एक सीट जीतकर विपक्ष की कुर्सी पाने की थी, लेकिन सपा की साइकिल हर सीट पर पस्त हो गई। अब सवाल इस बात का है कि सपा कैसे 2024 की तैयारी करेगी। परिषद में पराक्रम वाली चाल, सपा की साइकिल बेहाल, भगवा ब्रिगेड का डंका, 24 से पहले लहराया झंडा। उत्तर प्रदेश की जिन 5 एमएलसी सीटों पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई थी, उसकी तस्वीर साफ हो गई है और भाजपा की रफ्तार के आगे फिर एक बार सपा की साइकिल पस्त हो गई है, क्योंकि जब ये चुनाव शुरू हुआ तो सपा की कोशिश इस बात पर थी कि वो कैसे भी एक सीट जीत ले ताकि विधान परिषद में उसे विपक्ष की कुर्सी मिल जाए। लेकिन जब 2 फरवरी की तारीख आई और वोटों की गिनती शुरू हुई तो सपा की साइकिल एक एक कर सभी 5 सीटों पर पिछड़ती चली गई। शुरुआत में ही भाजपा ने 5 में से 4 सीटों पर अपनी पकड़ बना ली थी, लेकिन इस दौरान गोरखपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां सपा के आरोप से राजनीति गर्मा गई। यहाँ पर देखिए कुछ नोकझोंक हो रही है। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। और ये देखिए नोकझोंक, यहाँ टेबल नंबर मतगणना का टेबल 9 है और ये देखिए यहाँ पर नोकझोंक होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ गड़बड़ी हुई है और ये गड़बड़ी आपको दिखा देते हैं। ये गड़बड़ी आप देखिए, ये टेबल नंबर 9 है और करुणाकांत मौर्य हैं ये जो विरोध जता रहे हैं। कुछ इनको गड़बड़ी यहाँ पर दिखाई दी है और देखिए पुलिसकर्मी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और परिषद की इस जंग को जीतकर भाजपा ने उच्च सदन में न सिर्फ अपना ग्राफ बढ़ा लिया है, बल्कि वो उस जगह पर पहुंच गई है जहां न कभी कांग्रेस पहुंच पाई, न सपा और न बसपा। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि 2017 तक विधान परिषद में भाजपा के सिर्फ 7 सदस्य थे। अब सवाल बड़ा है कि इस हार से सपा क्या कोई सीख लेगी, क्योंकि जब मैनपुरी के नतीजे आए थे तो सपा ने एमएलसी की सभी सीटों को जीतने की बात कही थी, लेकिन 5 सीटें तो दूर, एक पर भी सपा की साइकिल दौड़ नहीं पाई। अब सवाल इस बात का है
कि क्या समाजवादी पार्टी इसी तैयारी के साथ निकाय चुनाव में जाएगी और 2024 में वो कहां तक पहुंच पाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात आगरा का मैदान जो जोशीमठ की राह पर चल निकला है, क्योंकि जो तस्वीर अभी जोशीमठ से आई थी ठीक वैसी ही तस्वीर आगरा के मैदान इलाके से आई है, जहां 26 जनवरी को जो कहानी 6 मकान और एक मंदिर के ढहने से शुरू हुई थी, अब वो 40 मकान तक पहुंच गई है। मकानों में आई दरार से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग खुद से पलायन करने लगे हैं, मकानों पर ताले लटके हैं, गलियां वीरान हैं, लोग अपना घर छोड़कर शेल्टर होम में रह रहे हैं। जोशीमठ बना आगरा का मैदान, खतरे में सैकड़ों जान। 40 मकानों में आई दरार, सिस्टम की बड़ी हार। अभी जोशीमठ की दरकती तस्वीरों को देख ये देश संभला भी नहीं था कि अब आगरा का मैदान जोशीमठ बन गया है। यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 40 से 50 मकान दरक रहे हैं, जो कब गिर जाएं और कब इस इलाके में रहने वाले लोगों की जान को मुश्किल में डाल दे, कोई नहीं जानता। दरअसल ये पूरी कहानी धर्मशाला में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए बेसमेंट खुदाई के साथ शुरू हुई थी, जिसने 26 जनवरी को एक साथ 6 मकान और एक मंदिर और एक बच्ची की बलि ले ली थी। इस हादसे के बाद पूरा उत्तर प्रदेश सहम गया था, क्योंकि इसके ठीक 2 दिन पहले लखनऊ के हसन रोड पर बड़ा बिल्डिंग हादसा हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी आगरा विकास प्राधिकरण कुंभकर्णी नींद सोता रहा। लेकिन जब एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया तो सोया हुआ सिस्टम जागने की एक्टिंग करने लगा, जिसने पहले कार्रवाई के नाम पर गलत राजू मेहरा को बैक डेट में नोटिस थमा दिया। लेकिन जब एडीए का यह भ्रष्ट तंत्र दुनिया के सामने आया तो कार्रवाई के नाम पर बिल्डर हरीश शर्मा, धर्मशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष राजू मेहरा और ठेकेदार राघवेंद्र उपाध्याय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन प्रशासन मैदान इलाके के लोगों की सुध लेना भूल गया, क्योंकि जो बात 6 मकान धंसने से शुरू हुई थी वो अब 40 मकान में आई दरार तक पहुंच गई है, क्योंकि जिला प्रशासन ने करीब 40 से 45 मकान को चिन्हित किया है, जिन्हें खाली कराकर ढहाया जाएगा। गणतंत्र दिवस के दिन टीला मैदान इलाके में बड़ा हादसा हुआ था, एक बच्ची ने जान गंवाई थी और उस मामले में अब आप देख सकते हैं कि मलबा हटाने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो चली है। यूपीएमआरसी की भी मदद ली गई, यानी मेट्रो की मदद ली गई है। बड़ी पोकलैंड मशीन भी यहाँ इस समय मौके पर मौजूद है और ऐसे में स्किल्ड लेबर इस पूरे इन घरों को पूरी तरह से डेमोलिश कर रही है, ताकि किसी भी तरह से कोई और दूसरी घटना नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ एडीएम फाइनेंस यशोवर्धन श्रीवास्तव और तमाम जो अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं। वहीं मकानों में आई दरार से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग खुद से पलायन करने लगे हैं, मकानों पर ताले लटके हैं, गलियां वीरान हैं, लोग अपना घर छोड़कर शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं। कुछ नहीं बचा, सारी गृहस्थी सब्जी की गृहस्थी हुई होगी, बिल्कुल एक जो स्टील के बर्तन बचे हैं बस, और कुछ। आगरा का ये इलाका जोशीमठ न बन जाए, इसके लिए जिला प्रशासन ने सेना से मदद मांगी है। सेना के अफसरों ने टीला मैदान का निरीक्षण भी किया। जिला प्रशासन का कहना है कि अधिक ऊंचाई के चलते राहत कार्य में कोई हादसा ना हो, इसलिए सेना से मदद ली जा रही है। अभी जो आप देख रहे हैं तोड़ना, वो इसलिए तोड़ा जा रहा है कि मिट्टी डालने में जो दिक्कत है, ऊपर से मलबा न गिर जाए, इसलिए प्रिकॉशनली जितना गिराना था उन्होंने गिरा लिया है। वो मैन्युअली गिराया है कि चोट न लग जाए। तो अभी तो कल प्रिकॉशनली जितना हटाना था कि मिट्टी फिलिंग की जरूरी था, वो काम किया गया है। यहाँ पे इंजीनियर्स की टीम भेज करके सर्वे कराया था कि कितने ऐसे मकान हैं जो कि इसकी वजह से जो है डैमेज हुए हैं आंशिक रूप से। तो उसके सर्वे में लगभग कुल 30 ऐसे मकान पाए गए जिनकी संभावना है कि उनमें दरारें आई होंगी या आई हुई हैं। उन सभी जो मकान के स्वामी हैं उन लोगों को हम लोगों ने नोटिस दिया था कि इसको आप मरम्मत करा लें और अलर्ट रहें, क्योंकि यदि दरारें आई हैं तो कभी भी वो गिर सकते हैं। जिस धर्मशाला में खोदे गए गड्ढे से यह हादसा हुआ, उसमें यूपी मेट्रो और नगर निगम मिलकर अब तक 2000 मीट्रिक टन मिट्टी भर चुके हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि जो दरार अभी 40 मकानों में आई है, क्या वो इन मकानों के साथ खत्म हो जाएगी? क्योंकि जब से हादसा हुआ है पूरा प्रशासन एक्शन में आ गया है। जिला प्रशासन ने मैदान में करीब 138 मकानों का निर्माण चिन्हित किया है, जिनमें से 62 निर्माण अवैध मिले हैं। मतलब खतरा बड़ा है। यही वजह है कि मकानों में आई दरार को देख पूरा सिस्टम दिन रात काम में जुटा है। अगर अब कोई अनहोनी हुई तो अनर्थ हो जाएगा।
और फिर जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि इस वक्त आगरा के मैदान पर न सिर्फ आगरा के सभी 9 विधायक, दोनों सांसद और मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से लेकर लखनऊ तक नजर टिकी है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। संगम नगरी से हिंदू राष्ट्र के हुंकार, बागेश्वर वाले बाबा की ललकार, क्योंकि पिछले 1 महीने से बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सवालों में। कोई उनकी कला को जादुई शक्ति बताता है तो कोई तंत्र मंत्र की विद्या से जोड़ता है, लेकिन बागेश्वर धाम जब संगम नगरी प्रयागराज आए तो उनके भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और यही से बाबा ने हिंदू राष्ट्र के ऐसे हुंकार भरी कि माहौल गर्म हो गया। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले। संगम नगरी से हिंदू राष्ट्र की हुंकार, सवालों में बागेश्वर धाम सरकार। बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का, आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हो। कला या जादुई शक्ति, प्रयागराज में धीरेन्द्र शास्त्री की भक्ति। ये संगम नगरी प्रयागराज में लगी बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेन्द्र शास्त्री की वो पाठशाला है जिसने यूपी की धरती से हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरकर एक नया राग छेड़ दिया है। हम जब तक सनातन का झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पागलों, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। पिछले 1 महीने से धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में है। कोई उनकी कला को जादुई शक्ति बताता है तो कोई तंत्र मंत्र की विद्या से जोड़ता है, लेकिन बागेश्वर धाम जब संगम नगरी प्रयागराज में आए तो उनके भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार था। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। काफी धक्का मुक्की के बाद उन्हें गाड़ी में बिठाकर सतुआ बाबा के आश्रम ले जाया गया। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने माघ मेला में स्नान भी किया। माना जा रहा है कि सीएम योगी 3 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां धीरेन्द्र शास्त्री और सीएम योगी की मुलाकात हो सकती है। लेकिन जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात कही है, उससे सवाल बड़ा हो गया है। क्या मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश धीरेन्द्र शास्त्री का नया ठिकाना बन सकता है? प्रयागराज के माघ मेले में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने के बाद बागेश्वर बाबा को जिस तरह से संत महात्माओं का आशीर्वाद मिला और जिस तरह से सनातन धर्मियों ने खुलकर उनका समर्थन किया, उसके बाद कहा जा सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। अगर हिंदू राष्ट्र के उनकी ये मुहिम कामयाब होती है तो जातियों में बटा सनातन धर्मीय न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा एजेंडा भी साबित हो सकते हैं। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री उस वक्त से काफी चर्चा में है जब से महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन पर अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने दावा किया था कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा देते हैं। इन आरोपों पर जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया था कि वो कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते और न ही किसी की समस्या दूर करते हैं। लेकिन इतनी सफाई के बाद भी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अब हिंदू राष्ट्र की बात कहकर उन्होंने नया राग छेड़ दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री कई अलग अलग मंचों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करते हुए ये नारा दिया था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। लेकिन इस बार ये बात उन्होंने उस उत्तर प्रदेश से कही है जहां से हिंदू राष्ट्र की मांग समय समय पर जोर पकड़ती रही है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।